हेलो मैम। है 50। मैम जो ये हम लोग अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो मैम अदर बैंक का एक अदर बैंक अकाउंट से मतलब जो डेबिट कार्ड होता है वो यूज करते हैं तो क्यों नहीं लेता मैम? कुछ ही बैंक ऐसे भी लिस्टेड होगा मे बी, कुछ कुछ मैम मैंने पहले एप्लीकेशन। कैनरा बैंक के एटीएम से करा था तो वो हुआ ही नहीं मेरे पापा के अकाउंट से। तो फिर बाद में मेरे अकाउंट में पैसा है वो करके फिर भी करना पड़ा मैम। हाँ, सारे बैंक से नहीं होता है ना टाई अप हर एक एप्लीकेशन का, इसीलिए। ये पद्माक्ष ने क्या कहा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? मैं अभी आ रहा हूँ, कॉल कर लेता हूँ एक बार और। मैम वो अभी हेड फ्री ढूंढ रहा है। वेरी गुड। चलो आई स्टार्ट, ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, आज हम लोग करेंगे डीएनएस। देखो, लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि डीएनएस किस लिए यूज होता है, फिजिकल नेम से आईपी एड्रेस निकालने के लिए। मतलब आईपी एड्रेस, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू एनी सर्वर अराउंड द वर्ल्ड और कहीं भी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द आईपी एड्रेस। इसीलिए जो वेबसाइट्स होती हैं उनके नाम होते हैं जिसे हम कहते हैं फिजिकल नेम। तो वो नाम डालते हैं जब हम यूआरएल में। तो अब डीएनएस का काम होता है कि हमने जो फिजिकल नेम डाला है यूआरएल पे, उसका आईपी एड्रेस निकाल के हमारे सिस्टम को वापस कर दे, सो दैट कि वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद दैट आईपी एड्रेस। बिकॉज इन नेटवर्क वी नो दैट फिजिकल नेम डजंट मैटर और डजंट हैज एनी सिग्निफिकेंस। हमें किसी से नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर है या सर्वर है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके आईपी एड्रेस से होती है। ठीक है, तो हम चूंकि आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते हैं, इसीलिए डीएनएस बनाया गया, डोमेन नेम सिस्टम, जिसमें हमें आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी फिजिकल एड्रेस किसी नेटवर्क का होता है हमें वो डालना है, और डोमेन नेम सिस्टम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को हमें वापस करता है। राइट, ये एप्लीकेशन लेयर पे का प्रोटोकॉल है। ये हमें ये काम करेगा किस पे? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ये। राइट, अब यहां तक समझ आया है? यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस मैम क्लियर है। वेरी गुड। अब होता क्या है कि देखो, वर्ल्ड में बहुत सारे नेटवर्क हैं, है ना, बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे नेटवर्क हैं। तो उनको क्या किया गया है कि हमने जितने भी नेटवर्क हैं उनको सबसे पहले हम डोमेन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो डोमेन होते हैं ये या तो होते हैं जेनेरिक या होते हैं कंट्री वाइज। मतलब ये समझ लो कि हमने जितने नेटवर्क हैं उनको क्लासिफाई किया है। जो जेनेरिक है, जैसे हम लिखते हैं .org हो गया, या .com हो गया, या .edu हो गया, या .gov हो गया, इस टाइप का जो होता है ना, ये सारे जेनेरिक हैं। जैसे हम लिखते हैं, सपोज हम लिख रहे हैं ignu.ac.in। ठीक है, या एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रही हूं, हम लिखते हैं google.com। तो ये क्या है, ये एक जेनेरिक डोमेन है बिकॉज इसका एंड हो रहा है .com से। तो ये आ गया हमारे जेनेरिक डोमेन में। कंट्री वाइज में .in का मतलब होता है इंडिया के लिए, हमारा .in इंडिया का हो गया। .us हो सकता है, अमेरिका के लिए हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो कंट्री वाइज अलग अलग होते हैं। अब जब मैं .ignu.ac.in दे रही हूँ, तो जब भी हम कोई ये नेम, होस्ट नेम पढ़ते हैं तो हम इस तरफ ऐसे पढ़ेंगे, इधर से नहीं। जब ये रिजॉल्व होता है तो टुवर्ड्स इस साइड होता है। सबसे पहले इसका, इस केस में देखें .in है,
मतलब ये कंट्री वाइज डोमेन है। उसके बाद डॉट इन के अंदर डॉट एसी है, उसके बाद इग्नू है। ये दोनों क्या है ये भी मैं बताऊंगी। अब डॉट कॉम की, जैसे हम google.com की बात करते हैं, तो जैसे ही ये google.com हम लिखेंगे तो ये इधर से देखेगा .com, मतलब ये जेनेरिक टाइप का डोमेन है। अब होता क्या है कि हमने डोमेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हर डोमेन सब डोमेन में डिवाइड किया जाता है। एवरी डोमेन डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत टाइप के नेटवर्क होते हैं, देयर आर मल्टीपल नेटवर्क्स, तो उनको कैटेगराइज किया गया है फॉर द सेक ऑफ इजीली रिजॉल्विंग द आईपी एड्रेस। अगर हम सभी को बिना क्लासिफिकेशन के एक साथ मगअप करके रख देंगे तो रिजॉल्व करने का टाइम बहुत ज्यादा होगा। तो उसी को मिनिमाइज करने के लिए, जैसे हम लोग सॉर्टिंग तुम लोगों ने पढ़ा है ना, सर्चिंग पढ़े हो? यस मैम, सर्चिंग सॉर्टिंग दोनों पढ़ा। तो क्या है कि सर्चिंग में हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं सो दैट कि हमें सर्च का टाइम घट जाए। गुड इवनिंग भावेश, है ना। तो बाइनरी सर्च पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम हाफ में सर्च करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सबसे पहले ही हम वैल्यू को देख लेते हैं कि वैल्यू मेरा लेफ्ट साइड में रहेगा या राइट साइड में रहेगा मिडिल पॉइंट के। तो उससे क्या होता है कि हमारी सर्चिंग की जो टाइम है वो घट जाती है ना। यस मैम। तो इसी तरीके से अब मान लो हम सर्चिंग क्यों का हम अलग अलग एल्गोरिथम क्यों यूज करें, बिकॉज कंप्यूटर के केस में हमने कहा सबसे जरूरी है टाइम और स्टोरेज। हमें हर चीज मिनिमम टाइम में हम करना चाहते हैं। तो ये भी उसी के लिए किया गया है कि सबसे पहले डोमेन बनाया गया, डोमेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जेनेरिक एंड कंट्री वाइज, और उसके बाद डोमेन को सब डोमेन में डिवाइड किया जाता है। और इसके अंदर भी अगर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब डोमेन है तो इसके अंदर फर्दर कैटेगरी हो सकती है। ये क्यों किया गया है? सो दैट कि हम कोई फिजिकल नेम डालते हैं तो उसका आईपी एड्रेस मुझे जल्दी से मिल जाए। अब ये होता कैसे है, देखो सबसे पहले ना एक रूट डोमेन होता है, रूट। इसके बाद इसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स होंगे। देखो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है .com हो गया, .org हो गया, .edu हो गया, .gov हो गया, ये सारे इधर जेनरिक हो गए हमारे। अब इसी में अगर मैं कंट्री वाइज में आऊं तो .in इंडिया के लिए हो जाएगा, .us अमेरिका के लिए हो जाएगा, और सो ऑन, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग सबस्क्रिप्ट होता है। अब इग्नू जैसे ये वाला मैंने लिखा ignu.ac.in, तो हम इधर से जाएंगे, ये हमारा डोमेन है, .in डोमेन के अंदर आया। अब .in के अंदर भी ये अभिषेक मैम एक छोटा सा डाउट है, ये मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैम ये COM जो हम करते हैं .com, इसका मतलब क्या होता है मैम? ये क्यों लगाते हैं? मतलब ORG तो पता है, ऑर्गेनाइजेशन, ये एजुकेशन के लिए होता है। कमर्शियल, सुनो, ये जितने भी है ना ये कमर्शियल है, जो भी कमर्शियल नेटवर्क्स होंगे, ठीक है, जितने भी कमर्शियल नेटवर्क्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे, ग्लोबल, ठीक है। जितने एजुकेशनल होंगे ये इसके अंदर आएंगे, जो गवर्नमेंट के होंगे इसके अंदर आएंगे, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है अभिषेक। तो यस मैम, क्लियर है। जब हम कोई नेटवर्क बनाते हैं और हम उसका डोमेन स्पेस खरीदना चाहते हैं तो हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम किस टाइप का नेटवर्क है हमारा। मेरा एजुकेशनल अगर नेटवर्क है तो मैं .edu वाला डोमेन लूंगी। कमर्शियल डोमेन जैसे कि जो भी हमारे इसमें सपोज जो तुम ई पोर्टल देखते हो, मिंत्रा है, अमेजॉन है, ये सारे क्या है, कमर्शियल हैं, बेचते हैं ना, सामान बेचते खरीदते हैं, प्रॉफिटेबल है वो, तो वो .com वाला डोमेन लेंगे। तो कोई भी वेबसाइट जब बनती है, पोर्टल बनती है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप की पोर्टल है उसका डोमेन उस टाइप में जाएगा। अब ये सारे क्या है, ये अप्लाई ग्लोबल, अब ये सारे क्या है, ये सारे इन सबों पे सर्वर होता है। देखो ये सारे जो मैं डॉट बनाए हैं ये सारे सर्वर्स हैं। इसका मतलब कि हम अपने कंप्यूटर पे, सपोज ये मेरा कंप्यूटर है, मैंने यहाँ पे लिखा www.myntra.com मान लो, ठीक है। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूरे इसको कहाँ ले जाएगा, DNS को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इसका IP एड्रेस इसे नहीं पता।
इसने मेरे यूआरएल को डीएनएस को ट्रांसफर किया। अब डीएनएस के पास बहुत सारे वेबसाइट्स का नेम है और उसका आईपी एड्रेस है, तो वो सब में ढूंढेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। जो भी .com वाले हैं वो सीधा डायरेक्ट होगा इस वाले सर्वर पे, क्योंकि यहाँ पे सारे .com वालों का आईपी एड्रेस होगा। अगर .org मैंने लिखा है तो रूट में जाएगा, रूट उसको .org को ट्रांसफर कर देगा। अब बाकी अब क्या हो गया, हम सर्च को छोटा कर रहे हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा किस टाइप का वेबसाइट है, यूआरएल में हमने क्या डाला है उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर सर्वर पे भेज रहे हैं। ये सारे सर्वर्स होते हैं जहाँ पे उनका आईपी एड्रेस स्टोर होता है। समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम। अब मान लो सारे को हम एक ही जगह रखते तो ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि बहुत सारे डेटा होगी, सर्चिंग का टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हमने सर्चिंग को क्या किया, फिल्टर सिलेक्ट मॉडिफाइंग करते चले गए हैं, हम स्पेसिफिक बना रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हम देख लेंगे कि किस टाइप का डोमेन है, तो उस वाले सर्वर पे भेजेंगे, वहां से वो निकालेगा, क्योंकि .com वाले भी बहुत सारे होंगे। .org है इसमें जाएगा, .edu है तो इसमें जाके सर्च होगा। इसी तरीके से अगर मैंने कंट्री वाइज डाला है, .in डाला है तो यहाँ जाएगा इंडिया वाले में। अब इसे क्लियर है ये चीज, क्यों हम डिवाइड करते हैं? यस मैम। Just to reduce the time of searching, and we categorize the network in different domain depending upon their application. अब सब डोमेन का मतलब क्या है? अब इंडिया में अगर आते हैं तो बड़े बहुत टाइप के सब डोमेन इसके अंदर हो सकते हैं। इसमें .ac हो सकता है, और हमारे कहने का मतलब जब मैं ignu.ac.in लिखती हूँ तो .ac वाले भी बहुत सारे होंगे इंडिया के अंदर। इंडिया के डोमेन में .ac वाले बहुत सारे वेबसाइट होंगे, इसमें से एक है इग्नू। तो जैसे ही मैंने ignu.ac.in लिखा है तो सर्चिंग इधर से स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम रूट पे गए, रूट ने देखा कि .in डोमेन का है तो ये .in की वाले सर्वर पे ट्रांसफर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आया .ac, .in के अंदर भी बहुत सारे सर्वर्स होंगे, इसमें से स्पेसिफिक .ac के अंदर है ये, तो ये .ac को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से फिर इग्नू का, यस बोलो मैम। कभी कभी हम लोग मतलब सिर्फ इग्नू लिखते हैं तभी भी वो हम उस साइट पे चले जाते हैं मैम, वो कैसे होता है? आगे बता रही हूँ, पहले पूरा टॉपिक खत्म करने दो, ठीक है। यहाँ यहाँ तक अगर पहले फिनिश करो वो चीज भी बता रही हूँ अभी। ये जो समझ आ रही है कि हम सीधा बैक साइड से पढ़ना शुरू करते हैं और रिफाइन करते हुए उस पर्टिकुलर होस्ट तक पहुंचते हैं। हमारा होस्ट कहाँ है? ये हमारा होस्ट है इसका। हेलो मैम, मेरे में ही वीडियो ब्लर है और किसी में भी है? तुम्हारे में अपने ही है भाई मैम। मेरा प्रॉब्लम है, बहुत ब्लर ही दे रहा है उतने देर से, मेरे को लगा हो सकता है कुछ। नेटवर्क समस्या है तुम्हारे साथ है। बाकी को क्लियर है वीडियो? यस मैम। बिल्कुल मैम, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट चेक योर नेटवर्क, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अभिषेक वो चीज मैं बता रही हूँ, पहले इतना समझने में कोई दिक्कत है कि जो मैंने बताया अभी? नो मैम। अब डीएनएस में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले एक होता है नेम सर्वर, दूसरी चीज होती है रिसोर्स रिकॉर्ड, और तीसरी चीज होती है रिजॉल्वर। देखो अब होता क्या है, ये जो मैंने सर्वर्स कहा ये सारे नेम सर्वर हैं जो कि उस टाइप के, उस डोमेन के सारे वेबसाइट्स का डिटेल रखते हैं। ये जितने मैंने बनाए हैं .arg, ये गोल गोल, ये सारे क्या हैं, ये नेम सर्वर हैं। सर्वर नेम सर्वर का मतलब डेटा रखेगा, किसका डेटा रखेगा? नेम्स का। जितने टाइप के नेटवर्क हैं उन सारे नेम्स का डेटा रखेगा, और ये डेटा किस फॉर्म में रखता है? रिसोर्स रिकॉर्ड के फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में। अब तुम लोगों ने डीबीएमएस पढ़ा है, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक टपल, एक रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ जो रिकॉर्ड स्टोर, ये जो रिकॉर्ड स्टोर होती है ये A-MX के फॉर्म में होती है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, A का मतलब नेम होगा जो हम यूआरएल पे डालते हैं, और MX जो होता है उसका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब रिजॉल्वर क्या होता है? रिजॉल्वर इज आवर यूआरएल।
इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम अपने कंप्यूटर में जब ये फिजिकल नेम डाल रहे हैं तो ये यूआरएल डीएनएस की हेल्प से हमें उस पर्टिकुलर सर्वर तक पहुंचाता है, नेम सर्वर तक, जहां हमारा आईपी एड्रेस हो सकता है। और रिजॉल्वर क्या है? रिजॉल्वर एक प्रोग्राम है जो कि यूआरएल पे जो नेम है उस पैरामीटर को लेगा और इस सर्वर पे सारे रिकॉर्ड में से मैच करेगा। जो तुम आप लोगों ने डीबीएमएस पढ़ा हुआ है, ये क्या है? ये एक कॉलम है। ए क्या है? एक कॉलम है। ए हमारा कहाँ पे डाला है हमने? यूआरएल में। और रिजॉल्वर क्या करेगा? इस ए को लेगा और उस ए को मैच करेगा। जो भी ए का जो भी रो मैच हुआ है उसका एमएक्स निकाल के, एमएक्स मतलब आईपी एड्रेस निकाल के उसको वापस कर देगा। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। नेम सर्वर, जो कि सारे नेटवर्क में जितने भी हमारे पास नेटवर्क है उनका फिजिकल नेम स्टोर करते हैं। और रिसोर्स रिकॉर्ड, नेम सर्वर के अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो रिसोर्स रिकॉर्ड कहते हैं हम उसको, जो कि इस फॉर्म में होता है, जो कि आईपी एड्रेस और फिजिकल नेम दोनों को मतलब इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम स्टोर करता है। और रिजॉल्वर एक प्रोग्राम है जो कि यूआरएल से लिए हुए फिजिकल नेम को मैच कराता है रिसोर्स रिकॉर्ड से। जिस रिसोर्स रिकॉर्ड से मैच हुआ है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस निकाल के वापस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। Any queries? कोई क्वेरी है? बोलो। क्लियर है मैम? अब देखो, अब अभिषेक तुम्हारा क्वेरी जो था, कैशी मेमोरी तुम लोगों ने पढ़ा है? कैशी मेमोरी यस मैम। क्या करता है कैशी मेमोरी? मैम जो ये प्रोसेसर में होता है, और मैम जैसे कि अगर हमें कोई डेटा मतलब क्या बोलते हैं, रैम से जब प्रोसेसर में लाना होता है ना मैम, तब इसका यूज होता है इसको रन करने में, मतलब चलाने में। जब क्यों यूज करेंगे? करना क्या मैम? हाँ क्यों यूज करेंगे? ये इसका यूज क्यों करेंगे हम? मैम ताकि एफिशिएंसी बढ़ जब जाए। किसी यस भवेश, व्हाट आर यू सेइंग? कैशे मेमोरी सीपीयू जो भी फ्रीक्वेंट टास्क को एक्सेस करना चाहता है वो चीजें कैश मेमोरी में सेव होती है। तो क्यों व्हाई डू वी यूज कैशी मेमोरी? एक्सेस टाइम कम हो जाए क्योंकि कैश मेमोरी की ज्यादा रीड स्पीड ज्यादा होती है, हाँ, जल्दी ये एक्सेस कर पाए वो उस इंफॉर्मेशन को। व्हेन यू गिव सम आंसर को प्रायोरिटाइज करो। कैशी मेमोरी ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा के लिए यूज होता है और रिस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करने के लिए होता है। रिड्यूसेस द रिस्पॉन्स टाइम, राइट अभिषेक? फास्ट करता है ना हमारे प्रोसेसिंग को। यस मैम। ये चीज बोलना बहुत जरूरी है। कैसी मेमोरी को हम कोई भी चीज यूज क्यों करेंगे? मेरे लिए बेनिफिशियल होगा तभी ना। मैं रैम में अगर कैसी मेमोरी मेरा रिस्पॉन्स टाइम नहीं कमाएगा तो मैं रैम में ही यूज कर लूंगी। व्हाई डू आई नीड अ कैसी मेमोरी? हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम फास्ट करता है, कम करता है, जल्दी एक्सेस करवाता है, राइट? वही चीज यहाँ पे होती है, इसे हम कहते हैं डीएनएस कैचिंग। देखो, एक चीज होती है डीएनएस कैचिंग। डीएनएस कैचिंग क्या करता है? हम सपोज अपने कंप्यूटर से जो भी चीजें फ्रीक्वेंटली, जो वेबसाइट हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है, मान लो फर्स्ट टाइम तुमने कभी भी देखा होगा कि तुम फर्स्ट टाइम कोई साइट लोड करो और तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली, सेकंड टाइम थर्ड टाइम करोगे तो जल्दी लोड होता है। बहुत मतलब अपरेंट डिफरेंस नहीं है, बट यू कैन बस नोटिस कि कोई भी वेबसाइट अगर हम पहली बार खोलते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, सेकंड टाइम खोलो थोड़ा सा जल्दी खुलता है। नोटिस किया है या नहीं? यस मैम, खुलता है, जल्दी खुलता है। तो होता क्या है, ये जो रूट वाला सर्वर है ना, ये यहाँ जो रूट मैंने बताया है, ये यही कैचिंग करता है। कैचिंग का मतलब कि इसके पास पहले से जो रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से आई है, देखो फर्स्ट टाइम मैं ignu.ac.in कर रही हूँ तो इसका आईपी एड्रेस, हाँ पद्माक्ष तुम्हारे में
नेट में बिल्कुल आवाज आ रही है या नहीं पद्मा? पद्मा, हाँ अभी मैं बोल ही रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, सुनना। देखो, फर्स्ट टाइम जो मैंने रूट बताया डीएनएस में, जब पहली बार हम कोई कंप्यूटर कोई भी वेबसाइट लिखते हैं तो उसका आईपी एड्रेस निकालने के लिए इसको उस पर्टिकुलर नेम सर्वर तक ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर मतलब पहली बार मैं ignou.ac.in लिख रही हूँ अपने कंप्यूटर से, तो इसका आईपी एड्रेस निकालने के लिए इसको ऑल द वे यहाँ तक जाके तब आईपी एड्रेस निकालेगा। लेकिन एक बार जब निकल गया है मेरे कंप्यूटर के बिहाफ पे, तब अब इसका आईपी एड्रेस यहाँ के कैशी में स्टोर हो जाएगा, रूट के कैशी में स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लिख रही हूँ वही आईपी एड्रेस, तो इसको पूरा यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, इसके कैशी में वो आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है, ये यहीं से वापस कर देगा मुझे। इसीलिए सेकंड टाइम में जल्दी खुलता है। और अभिषेक, जो तुम कह रहे हो कि सिर्फ इग्नू ही अगर तुम लिखते हो, तो ये तब होगा जब तुमने पहले इग्नू की साइट खोली हुई है। अगर पहली बार खोल रहे होगे तो नहीं खुलेगा पहले, लेकिन तुमने पहले से अगर खोला हुआ है 2-4 बारी, तब जाके वैसा होता है। तुम इग्नू लिखते ही तुम्हारा वो साइट खुलता है, बिकॉज ये यहाँ पे कैशिंग होके रह जाती है। डीएनएस कैशिंग कहते हैं कि जो चीजें हम फ्रीक्वेंटली ढूंढ रहे हैं, जो आईपी एड्रेस, उसका जो भी यूआरएल, उसका आईपी एड्रेस ये अपने कैशी में स्टोर करके रखता है। गॉट इट अभिषेक? यस मैम। इसीलिए सेकंड टाइम में भी जल्दी खुलता है। और हम जब सिर्फ कोई साइट जब हमने पहले से एक्सेस किया हुआ है, दोबारा जब हम जाते हैं तो शुरुआत के इनिशियल करोगे तभी वो आ जाएगा पूरा का पूरा एड्रेस, हमें पूरा यूआरएल लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आ जाता है। बिकॉज ये एंटिसिपेट कर रहा है कि यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द सेम साइट। ओके, यस मैम। अब इसमें कोई क्वेरी है तुम लोगों को तो बताओ। पद्मा, तुम्हें क्या समझ आया, क्या नहीं आया, ये बताइए। पद्मा, आर यू देयर? कुछ भी समझ नहीं आया? ऐसे वीडियो अभी भी वैसे ही है? ओके, तुम एक बार पद्मा, एक बार ना वापस लॉग इन करने की कोशिश करो, एक बार दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करो डिस्कनेक्ट होके, ट्राई टू री लॉग इन। गौरव, अजय, कोई क्वेरी है इसमें? नो मैम। क्लियर है बेटी? समझ आ गया? चलिए, तो इसके बाद ये मैंने बस एक बेसिक तुम लोगों को थीम इसका समझाया है कि डीएनएस होता क्या है, काम कैसे करता है। पद्मा अगेन ट्राइंग टू जॉइन आई गेस। हेलो मैम। यस अभिषेक। वो 2 मिनट में आ रहा है मैम, उसको थोड़ा वो नेट बिल्कुल ही नहीं चल रहा ना, वो तो वो फोन से एक बार कनेक्ट होकर चेक कर रहा है फोन के नेटवर्क से। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये पद्मा चाहते हैं रिपीट। इसके बाद हमने, तुम लोगों ने ईमेल वगैरह पढ़ा है, यूज तो करते होगे ईमेल? यस मैम। ईमेल का कंफिगरेशन, मतलब हमें इस बार ईमेल थोड़ा सा डिटेल मैं चेक कर रही हूँ कि तुम लोगों को और पढ़ना क्या क्या है। HTTP है,
ईमेल भी पढ़ना है थोड़ा। ये has got network issues. देखो तुम लोगों को और जो इसमें पढ़ना है इसके डीएनएस के अलावे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तुम लोगों को। एक तो ईमेल, उसके बाद आई एम जस्ट चेकिंग एचटीटीपी पढ़ा। एचटीटीपी जावा ये तुम लोगों ने ये किया है अभी एचटीएमएल? नो मैम। एचटीएमएल अब इस सेमेस्टर में था नहीं है तुम लोगों का एचटीएमएल पे? एचटीएमएल हाँ एचटीएमएल अभी नहीं है तुम लोगों की? फिफ्थ सेम में क्या अभी है इस सेमेस्टर में? तो फिफ्थ में तो शायद कोई लैंग्वेज ही नहीं, पता नहीं, देखा नहीं मैंने। HTML मतलब अभी तुम लोगों का नहीं है। तुम लोगों ने पढ़ा ये MCSL 016 अभी है कोई कोड इस सेमेस्टर में? इसमें नहीं है मैम, इसमें नहीं है। नो मैम। हाँ मैम है, वेब डिजाइनिंग है। हाँ वेब डिजाइनिंग है अभी, ये है अभी वेब डिजाइनिंग तुम लोगों का अभी है, श्योर हो? तो ये HTML है, ये को बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। ये वेब पेज डिजाइनिंग के लिए बहुत, क्योंकि भाई इसमें हमें HTTP को जो है ना इस पे यूज तुम लोग करोगे यहाँ पे इस सब्जेक्ट में। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी तुम्हें अभी पढ़ना है, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी को HTML बोलते हैं? हाँ नहीं नहीं, ये प्रोटोकॉल यूज करके हम इसको यूज करेंगे। हाँ देखो बदमाश, इज इट क्लियर नाउ? अभी आ रही है आवाज? वीडियो क्लियर है? यस मैम अभी क्लियर है। चलो तो तुम्हें कहाँ तक समझ आया है या कहाँ से नहीं आया है ये बताओ। मैम शुरू से यही चला था पर अभी देखते हैं। दिख रहा है अभी? एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ। देखो हम जो फिजिकल नेम URL पे लिखते हैं तो हमने क्या किया है कि डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जेनेरिक और कंट्री वाइज। जेनेरिक डोमेन के अंदर आता है .com, .org, .edu, .gov जो वर्ल्ड वाइड सेम होते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए वैलिड हैं। इसके अलावा कुछ साइट्स होते हैं जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, तो उन्हें हम कंट्री वाइज डोमेन कहते हैं। जैसे इंडिया के लिए .in होता है, .us हो सकता है अमेरिका के लिए, एंड सो ऑन, अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग डोमेन होते हैं। तो जेनेरिक डोमेन पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली यूज होते हैं और ये कंट्री वाइज यूज होते हैं। जब कोई हम फिजिकल नेम लिखते हैं, अब इसी हिसाब से क्या किया गया है, डीएनएस को ये ट्री के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। सबसे पीछे एक रूट होता है। अब अलग अलग जो जेनेरिक डोमेन है और जो कंट्री वाइज है वो सारे इसके सब डोमेन होंगे। अब इसके अंदर भी अगर बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं तो इसको हम सब डोमेन में डिवाइड करेंगे। तो जैसे एक हमारा हो गया .com, .org, .edu, .gov, अब उसी तरीके से कंट्री वाइज भी मैंने यहाँ डिवाइड किया हुआ है। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई वेबसाइट का नेम लिखते हैं अपने URL पे, जैसे मैंने लिखा एक .com,
तो ये वाला URL से ये वाला OS के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू पहले इस रूट में जाएगा। ये रूट जो है इसको इस तरफ टुवर्ड्स राइट पढ़ना शुरू करेगा। सबसे पहले देखिएगा कि ये .com है इस वेबसाइट का नाम, तो ये इसके अपने .com वाले सर्वर की ओर इसका रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, उनको एक साथ अगर हम रख के रिट्रीव करेंगे IP एड्रेस तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो कैटेगराइज कर दिया गया है सारे डोमेन को डिपेंडिंग अपॉन देयर दिस डोमेन। अब .com वाला जो रिक्वेस्ट होगा वो सारे इस वाले सर्वर पे आएंगे। यहाँ पे जो सर्वर होगा इसमें .com के जितने भी वेबसाइट हैं उनका IP एड्रेस और फिजिकल नेम के फॉर्म में स्टोर होगा। .org के जितने होंगे रिक्वेस्ट वो इस तरफ ट्रांसफर होंगे। .country वाले जो होंगे .in वाले वो इधर आएंगे। अब जैसे मैंने लिखा ignou.ac.in अपने URL पे, तो टुवर्ड्स राइट पढ़ना शुरू होता है। तो जैसे ही ये रूट पे आएगा .in है सबसे पहली चीज, तो ये इस रिक्वेस्ट को .in वाले सर्वर पे ट्रांसफर करेगा। अब इसको हमने कई सारे सब डोमेन में डिवाइड किया है। नेक्स्ट पे हम आए तो .ac जो क्या है, ये हमारा हो गया डोमेन, ये हो गया सब डोमेन। तो .in के अंदर सपोज मैंने 2 लिया है, .ac .co 2 सब डोमेन ले लिया है, तो इसमें से .ac वाले की ओर ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो जाएगी। और इसके अंदर भी कई सारे सर्वर होंगे, उसमें से इग्नू का जो होगा उस तरफ ये रिडायरेक्ट होगा। अब ये सारे हमारे सर्वर हैं जिसके अंदर इन्हें हम नेम सर्वर भी कहते हैं। इन नेम सर्वर्स के अंदर रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं। रिसोर्स रिकॉर्ड क्या होंगे? फिजिकल नेम और IP एड्रेस। फिजिकल नेम को हम A से दिखाते हैं और IP एड्रेस को MX से दिखाते हैं। हालांकि इसमें 5 वैल्यूज होती हैं, इसको हम 5 टपल मतलब इसमें 5 चीजें होती हैं, लेकिन 2 को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। A हमारा फिजिकल नेम होता है और MX उसका IP एड्रेस होगा। ये हमारा हो गया रिसोर्स रिकॉर्ड। तो एक सर्वर के अंदर .org मान लो हम आ गए, तो .org में जितने भी .org वाले वेबसाइट होंगे वो सारे नाम होगा A वाले कॉलम में, और MX वाले कॉलम में कॉरेस्पॉन्डिंग उसका IP एड्रेस होगा। रिजॉल्वर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कि URL पे जो फिजिकल नेम आई है उसको कंपेयर कराएगा इस A से और कॉरेस्पॉन्डिंग MX को वापस करेगा। तो इससे क्या हुआ, हमने फिजिकल नेम डाला, DNS ने उस फिजिकल नेम का IP एड्रेस निकाल के हमारे URL पे दे दिया और हम उस पर्टिकुलर IP एड्रेस से कनेक्ट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड पद्माक्ष? यस मैम। बेसिक यही है कि 3 कंपोनेंट होते हैं DNS के अंदर। एक नेम सर्वर होता है, नेम सर्वर डिफरेंट डोमेन का हो सकता है, जिसके अंदर वो सर्वर का मतलब ये मल्टीपल डेटा को होल्ड करता है। जितने भी उस टाइप के वेबसाइट होंगे उन सबों का नाम और IP एड्रेस स्टोर करेगा, इसलिए इसको नेम सर्वर कहते हैं। जो स्टोरेज होती है वो रिसोर्स रिकॉर्ड कहते हैं। जो भी डेटा होगी, हर रो जो होगा वो एक रिसोर्स रिकॉर्ड होगा। और जो प्रोग्राम IP एड्रेस को निकाल के देता है फिजिकल एड्रेस के अगेंस्ट, उसको हम रिजॉल्वर कहते हैं। तो ये बेसिकली ये 3 कंपोनेंट होते हैं DNS के, और इन्हीं की हेल्प से हमारा काम IP एड्रेस निकल के जाता है हमारे कंप्यूटर में। अब इसमें एक टर्म मैंने कहा DNS कैचिंग। DNS कैचिंग का मतलब ये है कि जो वेबसाइट हम पहले से अपने कंप्यूटर में हमने खोला हुआ है, तो पहली बार जब हम खोल रहे हैं तो उसका IP एड्रेस निकालने के लिए वो ऑल द वे यहाँ तक आएगा। लेकिन जब एक बार हमने इसका रिक्वेस्ट ले लिया है, इसका IP एड्रेस मिल गया है, तो वो IP एड्रेस यहीं पे इसके रूट में ही इसके कैशी में स्टोर हो जाता है, कैशी में। नेक्स्ट टाइम जब हम ये IP एड्रेस डालेंगे, ये URL डालेंगे, तो इसको यहाँ तक जाके इसका IP एड्रेस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये IP एड्रेस इसको यहीं से वापस हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम फर्स्ट टाइम कोई साइट लिखते हैं URL, तो लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसका IP एड्रेस निकालने में टाइम लगेगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम उसको खोल रहे हैं तो उसका IP एड्रेस उसको यहीं से मिल जा रहा है, तो ये जो पूरा टाइम है ट्रैवल करने का ये कम हो जाता है, इसीलिए वो साइट जल्दी खुल जाती है। और इसी प्रोसेस को DNS कैचिंग कहा जाता है। ओके, अब क्वेरी कोई है किसी की तो बताइए।
अब क्योंकि इसमें हमें 2-3 कुछ और प्रोटोकॉल भी पढ़ने हैं, एक ईमेल पढ़ना है, HTTP पढ़ना है, www वर्ल्ड वाइड वेब, ये तीनों चीजें पढ़नी है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तुम लोगों को HTML में भी पढ़ना है, जो इसी सेमेस्टर में होगा, MCSL 016। अगर शुरू में भी नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देती हूँ ये क्या होता है। ये सेशन अभी एंड होगा, मैं वापस री-लॉग इन करिए आप लोग, दिस इज गोइंग टू एंड, री-लॉग इन प्लीज क्विकली। ओके मैम।